Good morning, students. This is Nitin Jain, your commerce teacher. Day before, we learned about the debentures, and what originally meant by debenture. In that, we learned that debenture means a certificate that is issued by the company for the confirmation that these members has provided loan to the company. So this time, company at the time of issuing of debenture frames it different in number of agreements over there. So what are these type and what are agreements are there? We need to learn. So this we need to learn as per the terms by conditioning types of debenture. Types of debenture means कंपनी कौन कौन से टाइप में डिबेंचर को इशू करती है, इसको समझने करने का काम टाइप ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी कितने तरह के डिबेंचर या कितने तरह से डिबेंचर्स को इशू करती है, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये टाइप ऑफ डिबेंचर की लिस्ट में सबसे पहला कैटेगरी आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ये तो आप जानते हैं कि डिबेंचर एक प्रकार का लोन है। तो कोई भी पर्सन जो लोन देता है तो वो लोन देने वाला पर्सन ये एक्सपेक्ट करता है, ये जानकारी चाहता है कि मेरा लोन का पैसा जो मैं लोन के तौर पर किसी को दे ले रहा हूँ, कंपनी लोन ले रही है और इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, तो कंपनी को ये कंफर्मेशन चाहिए कि देने वाला पर्सन ठीक है और लोन लेने वाले पर्सन को ये पता लगना चाहिए कि मेरे पैसे वापस में सुरक्षित हैं या नहीं है। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो प्रकार के हैं, एक है सिक्योर्ड और दूसरे हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब ये हुआ कि कंपनी कह रही है कि ऐसा करो भाई कि आप हमसे लोन हमें लोन दे रहे हो, कंपनी कह रही है आप हमें लोन दे रहे हो, तो आपने जितने पैसे का लोन देना है उतनी वैल्यू के अगेंस्ट एग्रीमेंट के मुताबिक हमारे बिजनेस की कोई असेट्स हम आपको मॉर्टगेज कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम पेमेंट नहीं कर पाए तो उस केस में आपको आपके वाले जो पैसे हैं वो आपको इस पर्टिकुलर असेट्स को बेचने से आ जाने वाले पैसे आपको मिल जाएंगे। तो डिबेंचर होल्डर इस बारे वाली बात के लिए कंफर्म्ड है कि कंपनी उसका लोन रिडीम करेगी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। लेकिन लोन रिडीम करने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए। तो अगर कंपनी के पास पैसे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात, रिडेम्पशन हो जाएगा। लेकिन अगर बाई दी चांस कंपनी के पास रिडेम्पशन करने के लिए पैसे नहीं हुए तो उस केस में कंपनी की जो असेट्स हैं, जो भी आपके डिबेंचर होल्डर के फेवर में कंपनी ने मॉर्टगेज किया है, कंपनी ने एक प्रकार से उसको बंधक रख दिया है कि उसका पैसा बेचने से जो आएगा वो आपके फेवर में आपको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। तो देखा जाए तो डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड हो गया कि उसका पैसा तो कंपनी को मिल ही जाएगा। सेकेंड कैटेगरी है अनसिक्योर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी डिबेंचर तो इशू कर रही है लेकिन कंपनी ने ये भी कहा है कि हम आपके पैसे वापस करेंगे, लेकिन पैसे वापस कब करेंगे और वो पैसे वापस कैसे होंगे, और इन केस अगर कंपनी के पास पैसे नहीं हुए तो उस केस में डिबेंचर का रिडेम्पशन कैसे होगा, इसके लिए कंपनी के पास कोई प्रकार की इंफॉर्मेशन कंपनी ने नहीं कही है। इस प्रकार के डिबेंचर का नाम हो जाएगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो पहली कैटेगरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के डिबेंचर, एक सिक्योर्ड और दूसरे अनसिक्योर्ड। सेकेंड टाइप का डिबेंचर आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब है मनी बैक, पैसे वापस। तो रिडेम्पशन के अकॉर्डिंग अब लोन लिया है तो पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। तो रिडेम्पशन के कंडीशन में फिर भी दो प्रकार के डिबेंचर हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड रिडीमेबल एंड सेकंड है इररिडीमेबल। तो यहां डिबेंचर दो प्रकार के हुए, एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर दरअसल में वो वाले डिबेंचर होते हैं जिनमें डिबेंचर को इशू करने की डेट पर कंपनी की तरफ से क्लियर बता दिया जाता है कि हम आपसे आज पैसा ले रहे हैं, अगले 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको आपके पैसे कंपनी के हैंड से वापस कर दिए जाएंगे।
तो इसमें डिबेंचर का जो रिडेम्पशन डेट है वो पहले से स्पेसिफाइड है कि कंपनी आपको आपके पैसे वापस कौन सी तारीख को करने वाली है। इस प्रकार के कागज का नाम, इस प्रकार के डिबेंचर का नाम रिडीमेबल डिबेंचर। सेकंड है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब ये है कि कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी ये तो कह रही है कि हम आपके पैसे वापस करेंगे, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि आपके पैसे वापस कब करेंगे इसकी डेट, इसका टाइमिंग पहले से कंफर्म नहीं है, इसमें डाउट है। जब कंपनी के पास पैसा होगा तो कंपनी इस डिबेंचर का मनी वापस कर देगी, यानी डेट ऑफ रिडेम्पशन प्री स्पेसिफाइड नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर। थर्ड टाइप जो डिबेंचर की कैटेगरी में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड के बेसिस पर भी कंपनी दो प्रकार के डिबेंचर इशू कर रही है। तो एक प्रकार के डिबेंचर्स हैं रजिस्टर्ड और सेकंड है बियरर। तो रजिस्टर्ड दो प्रकार के डिबेंचर, एक है रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरे हैं बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर हैं जिसमें जिस किसी पर्सन ने कंपनी से डिबेंचर लिया उसी समय पर कंपनी ने उस पर्सन से एक फॉर्म के थ्रू कुछ बेसिक डिटेल्स पर्सन से मांग ली, जैसे पर्सन का नाम, परमानेंट एड्रेस, पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कुछ बेसिक डिटेल, आधार कार्ड, पर्सन को कौन से नंबर के सर्टिफिकेट्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं, इन बातों की पूरी डिटेल एक पेपर पे लिख करके कंपनी ने फॉर्म पे लिख करके इन्वेस्टर से मांग ली और कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में उसको रख लिया। तो ये डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर हैं। इस डिबेंचर में जब कभी भी कंपनी की तरफ से डिबेंचर रिडीम होगा, मनी बैक होगा, पैसा वापस जाएगा, तो वो समय पर कंपनी पुराने रिकॉर्ड में से सारी जानकारी को चेक कर सकती है। जैसे मान लो कि कंपनी ने कोई डिबेंचर मिस्टर दिनेश को इशू किया और उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट नंबर 101 से लेकर के 150 ये वाले 50 डिबेंचर कंपनी ने इनको इशू किए। अभी क्या हुआ कि ये डिबेंचर में से 10 डिबेंचर कहीं खो गए, गिर गए, मिसप्लेस हो गए और कोई दिनेश की जगह पर मिस्टर अमित पहुंच गए और वो कंपनी से कह रहे हैं कि इन डिबेंचर का पेमेंट कर दो। तो कंपनी कहेगी रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस पर कि जिन डिबेंचर सर्टिफिकेट को लेकर के आप आए हो वो डिबेंचर हमने तो आपको दिए नहीं थे, हमने तो वो डिबेंचर पहले वाले किसी और पर्सन को दिए थे। तो या तो आपको उस पर्सन ने डिबेंचर सेल किए हों तो उसका सेल लेटर आप दिखाइए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी हम इन कागजों का पेमेंट उसी वाले बैंक अकाउंट में करेंगे जो बैंक अकाउंट हमारे पास पहले से एंटर है, पहले से हमारे पास रिकॉर्ड में है। तो ऐसा करने से होगा ये कि पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर उन पैसों को उन डिबेंचरों को लेकर कोई नया पर्सन पहुंच गया तो भी पेमेंट सही हाथों में ही होगा। तो दिस इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। इसका पूरा नाम पता, सारा डिटेल, सारा हिस्ट्री कंपनी के पास अवेलेबल है, रजिस्टर्ड डिबेंचर। दूसरे होते हैं बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जहां पर कि कंपनी के पास में इसके डिबेंचर होल्डर के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है। कंपनी को तो ये मालूम है कि हमने ये डिबेंचर इशू किया, लेकिन ये डिबेंचर किनको इशू किया गया, इनका क्या रिकॉर्ड है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बियरर। मतलब साफ है कि अगर ये डिबेंचर सर्टिफिकेट आपकी तरफ से कहीं गिर गया तो उस केस में जो भी कोई पर्सन को सर्टिफिकेट मिल जाएगा वही पर्सन इस सर्टिफिकेट का पेमेंट जा करके ले आएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप रजिस्टर्ड और बियरर की कैटेगरी में से अपने आप में जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है उसको प्रेफर करें। जो 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का पेपर नोट, 10 रुपये का भी पेपर नोट, कोई भी पेपर नोट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा है उस बैंक की तरफ से इशू किए गए इस पेपर नोट पर साफ तौर पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ रुपीज 200 टू द बियरर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उनके गवर्नर ये वचन कर रहे हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं जो भी कोई पर्सन, बियरर जो भी कोई पर्सन इस कागज को लेकर के आएगा, मैं इस कागज की पेमेंट की वर्थ के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट कंसर्न पर्सन के हाथ में पे ऑफ कर दूंगा। यानी उसमें इशूअर का नाम तो है पेपर नोट पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
लेकिन उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है कि ये कागज कौन से पर्सन को दिया गया है। तो इस प्रकार के कागज का नाम बियरर सर्टिफिकेट या बियरर पेपर नोट या बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो फिलहाल तो ये डिबेंचर है, तो बियरर डिबेंचर। आपने जो 10th क्लास का मार्कशीट अपने सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या किसी भी और बोर्ड से पाया है, तो वो सर्टिफिकेट पर आपका नाम प्रिंट है या नहीं है। तो सर्टिफिकेट पर नाम प्रिंट है तो वो बियरर नहीं है, वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो आपके नाम में इशू कर दिया गया है। तो सेम पैटर्न है, जिस पे नाम इंडिकेटेड है, डिटेल्स इंडिकेटेड है, इशू करने वाले के पास पूरा हिस्ट्री अवेलेबल है, दैट इज रजिस्टर्ड। लेकिन जिसके बारे में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, दैट इज बियर। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास में 4th नंबर का मैटर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी फॉर पेमेंट। तो डिबेंचर के रिडेम्पशन के समय, डिबेंचर के इशू के समय पर यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस डिबेंचर पर प्रायोरिटी क्या दी गई है और इस डिबेंचर का प्रायोरिटी बेसिस पर क्या प्रकार का पेमेंट होना है। तो प्रायोरिटी ग्राउंड्स पर ये डिबेंचर दो प्रकार की है। एक होता है इसके अंदर में फर्स्ट चार्ज और एक होता है इसके अंदर सेकेंड चार्ज। अब ये फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज क्या है। एक कंपनी को मार्केट में से लोन चाहिए, तो लोन चाहने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू करने को तैयार है। मतलब कंपनी हर उस पर्सन को एक सर्टिफिकेट पकड़ा देगी जो जो इन्वेस्टर्स कंपनी में डिबेंचर हेड में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कंपनी से जो इन्वेस्टर्स हैं बतौर लोन यानी डिबेंचर होल्डर, ये प्रोस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर्स कंपनी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोन तो दे देंगे, लेकिन आप हमारे लोन को सिक्योर करिए, हमारे लोन को गारंटी करिए कि हमारा डिबेंचर का पेमेंट कंपनी हर हालत में पेमेंट करेगी। हमारे पास कोई ना कोई असेट्स मॉर्टगेज होनी चाहिए ताकि हम अपने पेमेंट के लिए एश्योर हों, कन्फर्म हो। तो कंपनी कह रही है ठीक है। अब कंपनी ने अपना हिसाब देखा तो मालूम चला कि कंपनी को 10 लाख रुपए कीमत का मार्केट से लोन चाहिए। तो सर्टिफिकेट 10 लाख के इशू होंगे, 10 लाख रुपए के। लेकिन कंपनी के पास मॉर्टगेज करने के लिए मान लीजिए कि बिल्डिंग है, तो कंपनी 25 लाख रुपए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 25 लाख रुपीस मान लिया, कंपनी ने 25 लाख रुपए वैल्यू की बिल्डिंग 10 लाख रुपए के डिबेंचर के अगेंस्ट मॉर्टगेज कर दी। मतलब ये हो गया फर्स्ट चार्ज। यहाँ पर जिन लोगों ने कंपनी को पहली बार लोन दिया उनके पास गारंटी के तौर पर, उनके पास कंफर्मेशन के तौर पर कंपनी की असेट्स, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, असेट्स हैं, उसमें 25 लाख रुपए की वर्थ कंपनी के पास अवेलेबल है कि साहब अगर कल को ये पार्टी पेमेंट नहीं करती है तो कंपनी इस केस में इन लोगों के डिबेंचर्स के थ्रू पैसे निकाल सकेगी। तो ठीक है, अब सपोज 10 लाख रुपए का तो डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट था। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये लोन 2 साल तक चला, तो इसका क्लियरेंस 2 साल के बाद होगा। तो उस केस में 2 साल की इंटरेस्ट और ऐड हो गई। तो अब सपोज 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल डेट, फर्स्ट डेट पर 10 लाख रुपए का लोन लिया था, 2 साल की इंटरेस्ट ऐड ऑन हो जाने के अकॉर्डिंग 2 साल बाद कंपनी के हैंड से मनी वापस होगी 12 लाख, कंपनी के हैंड से 12 लाख रुपए मनी वापस होगी। तो कंपनी उस असेट्स को बेच करके, जिसकी कीमत अप्रॉक्स 25 लाख रुपए की है, तो इसको बेच के कंपनी जो पैसे आएंगे उसमें से पहले 12 लाख रुपए इन डिबेंचर होल्डर के फर्स्ट चार्ज वालों को पेमेंट कर सकती है। अभी जो बाकी के पैसे बचेंगे वो कंपनी के पैसे हैं, कंपनी लोन को अपने पास बचा के रखेगी। अब इसके आगे क्या हुआ कि अभी पुराना वाला लोन रिडीम नहीं हुआ है, मैंने एग्जाम्पल समझाया, कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लेके रख लिया और 25 लाख रुपए की असेट्स मॉर्टगेज कर दी। अब इस बीच में थोड़े समय बाद कंपनी को लोन की जरूरत और अमाउंट की पड़ी। अब कंपनी को 5 लाख रुपए का नया लोन और चाहिए। 10 लाख रुपए का लोन तो कंपनी पहले ही ले चुकी है और अभी कंपनी को 5 लाख रुपए कीमत का एक नया लोन और चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, तो लोन प्रोवाइडर फिर से वही वाली बात कह रहा है कि हम लोन तो दे देंगे लेकिन आप असेट्स मॉर्टगेज करिए ताकि हम सिक्योर रहें कि हमारा पैसा सुरक्षित है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी कह रही है अब हम पर देने के लिए कोई असेट्स नहीं है,
हाँ, हमारे पास पुराना एक लोन चल रहा है, उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपए का है और 10 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट 25 लाख रुपए की असेट्स हमारी मॉर्गेज रखी हुई है। तो देखा जाए तो मार्जिन मनी काफ़ी ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी अगर हो जाएगी तो 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट बढ़ जाती है, तो भी 12 लाख रुपए का लोन बढ़ जाएगा। तो सफिशिएंट अमाउंट बीच का मार्जिन का है, आपका लोन इसमें सुरक्षित हो सकता है। तो कंपनी की एडवाइस पर सेकंड वाले जो लोन 5 लाख रुपए का कंपनी लेने जा रही है, उन वाले लोन प्रोवाइडर्स को कंपनी ने अपनी फर्स्ट वाली असेट्स 25 लाख रुपए वाली असेट्स पर सेकंड चार्ज दे दिया। सेकंड चार्ज देने का मतलब ये है कि अगर अब इस एक असेट्स 25 लाख रुपए के बदले से दो पार्टियां इस असेट्स के ऊपर में मॉर्गेज में चल रही हैं। जैसे फर्स्ट चार्ज में 10 लाख रुपए का लोन लेके रखा गया है और वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस उस पर जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा असेट्स को सेल आउट करने की पोजीशन में, उस पैसे जो भी सेल करके आएंगे वो पहले नंबर पर फर्स्ट चार्ज वालों को पे ऑफ हो जाएंगे। अब सपोज 25 लाख रुपए की असेट्स थी, मैंने माना कि 24 लैक्स में ये असेट्स मार्केट में सेल आउट हो गई। 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट का लोन था और 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट उसमें और एक्यूमुलेट हो गया, 2 साल के अंदर इकट्ठा हो गया। तो ऐसा करने से टोटल लोन हो गया 12 लाख रुपए का। तो 24 लाख रुपए की असेट्स भी थी, 12 लाख रुपए का पहला चार्ज था, तो पहले 12 लाख रुपए पहली वाली पार्टी को पे ऑफ कर दिए जाएंगे। अब बैलेंस बचा है बाकी का 12 लाख रुपए, तो वो जो सेकंड चार्ज वालों का नंबर है वो अब आएगा और उनका जो लोन था 5 लाख रुपए और प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बचा करके वो वाले टोटल पैसे मिला करके वो कंपनी के बची हुई असेट्स वैल्यू में से इसको पे ऑफ कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर वन थिंग, सेकंड चार्ज लोन का नंबर केवल तब आ सकता है जब फर्स्ट चार्ज लोन क्लियर हो गया हो। मान लो कि एग्जाम्पल वाली 25 लाख रुपए के असेट्स मार्केट में एक्चुअल पोजीशन में बेचे जाने के समय पर, आप लोगों ने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स में पहले की क्लासेस में। तो वहाँ क्या था कि आपने असेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू थी, तो जरूरी थोड़ी था कि वो असेट्स मार्केट में उसी वैल्यू पर सेल आउट हो जाएगी जिस किसी वैल्यू पर वैल्यू उसकी बैलेंस शीट में लिख दी गई है। हो सकता है कीमत ज़्यादा पर सेल हो जाए, हो सकता है कम पर सेल हो जाए। ये पार्टनरशिप में भी पढ़ा था आपने। कंपनी के अंदर भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर असेट्स का मार्केट वैल्यू उसकी ओरिजिनल पोजीशन में कम और ज़्यादा कैसा भी हो सकता है। तो कंपनी में जो फर्स्ट चार्ज वैल्यू है, सेकंड चार्ज वैल्यू है, इसका मतलब है कि असेट्स बेचने से आ जाने वाले पैसे सबसे पहले नंबर पर कंपनी के हैंड से कंपनी के फर्स्ट चार्ज मेंबर्स को पे ऑफ होंगे और उसके बाद भी अगर वो पैसे बच जाते हैं तो सेकंड चार्ज का नंबर आएगा, नहीं तो सेकंड चार्ज वालों के लिए कुछ नहीं है भैया। सेकंड चार्ज का नंबर सेकंड नंबर पर ही आएगा। अगर पैसे कमती बढ़ती पड़ते हैं तो कंपनी को ध्यान लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पर पॉइंट नंबर हमारे पास 5 है और पॉइंट नंबर 5 का हमारे पास में टाइप ऑफ डिवेंचर का मतलब है कूपन रेट। कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब होता है एक तरह का इंटरेस्ट रेट। तो कंपनी कूपन रेट में कौन से प्रकार के डिवेंचर इशू कर सकती है, तो ये भी 2 प्रकार के डिवेंचर्स हैं कूपन रेट के अकॉर्डिंग। एक है इसके अंदर स्पेसिफिक कूपन रेट और दूसरा होता है जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब यह है कि कंपनी ने जिस दिन डिबेंचर इशू किया उसी दिन कंपनी ने बता दिया कि हम आपको 7% डिबेंचर दे रहे हैं या फिर 8% डिबेंचर दे रहे हैं या फिर 10% डिबेंचर दे रहे हैं। मतलब जितने समय तक आपका लोन का पैसा कंपनी के पास बना रहेगा, कंपनी के पास बचा रहेगा, कंपनी लोन रिडीम नहीं कर पाएगी, जब तक कंपनी आपके डिवेंचर अमाउंट को होल्ड करेगी तब तक कंपनी आपको जो एग्रीमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी रेट से लगातार आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी करती रहेगी। तो जो रेट है वो स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपको साहब 10% की रेट से डिविडेंड मिलेगा, या मान लीजिए आपको 7% की रेट से या सपोज 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेसिफिक कूपन रेट, स्पेसिफिक रेट। सेकंड होता है कंपनी के पास जीरो कूपन रेट। ये पेपर में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली टर्म है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर के अंदर के टॉपिक में से जीरो कूपन रेट अब से पहले बोर्ड एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये आना चाहिए कि जीरो कूपन रेट का मीनिंग क्या होता है।
जीरो कूपन रेट का मतलब ये है कि कंपनी ये कह रही है कि हमने आपसे लोन तो लिया है और आपको हम इस पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी देंगे, ये भी पक्की बात है। लेकिन कंपनी ने अभी ये तय नहीं किया कि हम आपको इंटरेस्ट कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे। स्पेसिफिक कूपन रेट दे हैड प्री डिटरमाइंड एट व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट दे आर अप्लाइड, but in case of zero coupon rate of interest is not confirmed, while it is confirmed that they will provide you interest. So this is called zero coupon rate. It means rate of interest is not specified. So this is zero coupon rate. Next number point है 6 number. This is convertible. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर दो प्रकार के हैं। एक है डिबेंचर की वो कैटेगरी जो फुली कन्वर्टेबल है और दूसरी कन्वर्टेबल वो है जो पार्टली कन्वर्टेबल हो सकती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जो मार्केट में नई है, उस कंपनी के लिए नई न्यूली स्टैब्लिशमेंट्स के लिए जिनकी मार्केट में रिकॉग्निशन नहीं है, मार्केट में कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इन कंपनीज के लिए मार्केट में अपना शेयर बेचना और फाइनेंस यहाँ से अरेंज करना, रुपया पैसा अरेंज करना वाकई में बहुत बहुत टिपिकल टास्क है। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि कोई कंपनी आसानी से अपने शेयर को बेच करके और पैसा मार्केट से उठा ले, क्योंकि शेयर का मतलब है कि प्रॉफिट हुआ तो आपको आपके हिस्से का डिविडेंड मिल जाएगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट कम हुआ तो आपको मिलने वाला जो इंटरेस्ट या डिविडेंड का रेट है वो भी फिर उसी इंटरेस्ट तो कन्फर्म्ड है, लेकिन जो डिविडेंड का रेट है वो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकता है। अब चूंकि बिजनेस नया है तो लोगों को भरोसा ही नहीं है, पता नहीं पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, तो यहाँ पर किसी नई कंपनी की तरफ से उनके शेयर बेचना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि किसी नई कंपनी की तरफ से अपने शेयर ओपन मार्केट में सेल करना लगभग उतना ही कठिन है जैसे कि गंजों के शहर में कंगा बेचना, कॉम्ब बेचना। तो ये तो फिर डिफिकल्ट टास्क तो है। तो कंपनियां नॉर्मली इस काम में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं? कंपनियां ये करती हैं कि कंपनियां अभी शेयर मार्केट में नहीं सेल हो पा रहा है तो कंपनी इस केस में डिबेंचर्स इशू कर देती हैं कि ठीक है, आपको इंटरेस्ट का कंफर्मेशन है, इतने % का ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप हमारी कंपनी में डिबेंचर में पैसा लगा दीजिए। अब पर्सन कहता है कि मेरा डिबेंचर सिक्योर है, फर्स्ट चार्ज में सेकंड चार्ज में पास डिबेंचर है और साथ में डिबेंचर स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रही है, तो मेरे पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और नहीं तो मैं असेट्स बेच करके अपने पैसे निकाल लूँगा, तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। अब कंपनी में 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल कंपनी अपना बिजनेस मार्केट में चला चुकी है और टाइम से कंपनी इंटरेस्ट पे ऑफ कर रही है। तो इस कंडीशन में कंपनी के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा भरोसा मार्केट में बन जाता है। तो कंपनी जब डिबेंचर को इशू कर रही होती है उसी समय अपनी एक क्लॉज अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट पे डाल देती है। उसमें कंपनी कहती है कि वी आर इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर, मीन्स आप हमारी कंपनी में ज्वाइन जो कर रहे हैं, पैसा अपना जो लगा रहे हैं, वो अपना पैसा डिबेंचर के तौर पे लगा रहे हैं और डिबेंचर एग्रीमेंट के मुताबिक आपका टाइम टू टाइम इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा। लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स जैसा भी टाइम डिबेंचर बॉन्ड पर स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, तो वहां पर कंपनी ये कहेगी कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद कंपनी आपसे पूछेगी कि भाई आपको अपना डिबेंचर के तौर पे कंटिन्यू करना है या आपको अपने पैसे वापस करने, रिडीम करवाना है, या फिर आपको अपने पैसे शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेने हैं। तो अगर कंपनी आपको ये ऑप्शन दे रही है कि आज तो आप अपना डिबेंचर कन्वर्ट करवा सकते हैं, और उस केस में आपका डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरे होते हैं एक फुली, एक होते हैं पार्टली कन्वर्टेबल, एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। मेरे से थोड़ा सा फुली, पार्टली एंड तीसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि इस वाली डिबेंचर कैटेगरी में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि डिबेंचर कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। इसमें तो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होंगे नॉन कन्वर्टेबल। और फुली कन्वर्टेबल में सारे के सारे डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, और पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब है कि थोड़े से डिबेंचर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं और थोड़े से डिबेंचर्स को आप एज इट इज इक्विटी के तौर पर ही मेंटेन करके रख सकते हैं, डिबेंचर के तौर पर मेंटेन करके रख सकते हैं। इस प्रकार से ये डिबेंचर्स का जो कैटेगरी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आता है,
इसमें एक है सिक्योरिटी बेसिस। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी बेसिस का मीनिंग यहाँ पर बनता है कि कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर दे रही है या अनसिक्योर्ड दे रही है। आप जब कभी भी कोई कंपनी का डिवेंचर खरीदें तो आप सबसे पहले नंबर पर उसका पॉलिसी बॉन्ड जरूर समझ लीजिए और उसका ऑफर समझ लीजिए कि कंपनी डिवेंचर इनमें से कौन सी कैटेगरी का डिवेंचर इशू कर रही है। क्या वो डिवेंचर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, क्या वो डिवेंचर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा, 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 और इसी तरह इन दोनों में से भी कोई एक एक, दोनों तीनों में से कोई एक एक कंडीशन अप्लाई होगी। तो जो कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है उस कंडीशन को आप मार्क कीजिए ताकि आपको सही सही वैल्यू आपको रिसीव हो और आपके पैसे की पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी बनी रह जा सके। यहाँ पर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कंपनी के कोई असेट्स आपके पास मॉर्टगेज है। अनसिक्योर्ड कोई असेट्स मॉर्टगेज नहीं है, कल को कंपनी का नुकसान हो गया तो आपका भी नुकसान होना तय है, आपके पैसे मारे जाएंगे या मारे जा सकते हैं। रिडेम्पशन, टाइम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी इज प्री स्पेसिफाइड, इट मीन्स रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, टाइम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन इज नॉट स्पेसिफाइड। रजिस्टर्ड डिबेंचर, योर कंप्लीट डिटेल्स आर अवेलेबल विद द कंपनी, आपकी सारी जानकारियां कंपनी के पास रजिस्टर्ड हैं। और बियरर डिबेंचर, आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं है, कंपनी ने डिबेंचर आपको सेल कर दिया, मैच्योरिटी डेट पर जो भी कोई पर्सन इस कागज का पेमेंट लेने पहुंच जाएगा कंपनी उसी पर्सन को पेमेंट कर देगी। नेक्स्ट है फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज का मतलब यह है कि लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है, अगर ये फर्स्ट चार्ज में है तो जिस व्यक्ति के पास फर्स्ट चार्ज होगा उसको अपना पैसा पूरा पाने का और पहले नंबर पर पाने का पूरा अधिकार होगा, उसको अपना पैसा पहले नंबर पर पाने का अधिकार होगा। और सेकंड चार्ज का मतलब यह है कि फर्स्ट चार्ज वाले लोन का क्लियरेंस हो जाने के बाद, फॉर प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज फॉर इंटरेस्ट, फर्स्ट चार्ज वाले लोन का क्लियरेंस हो जाने के बाद अगर पैसे बचेंगे तो वो पैसे सेकंड चार्ज वालों को नंबर आएगा, अदरवाइज सेकंड चार्ज वालों को पेमेंट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें स्पेसिफिक रेट और जीरो रेट। स्पेसिफिक रेट का मतलब साफ है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करने के समय पर पहले से ही कह दिया है कि वी आर अलॉटिंग यू 8% डिबेंचर, मतलब आपको आपके वाले इन्वेस्टमेंट पर 8% की रेट से ब्याज मिलेगी सालाना, एनुअल। और दूसरा है जीरो कूपन रेट, मतलब यह है कि कंपनी ने इंटरेस्ट का रेट प्री स्पेसिफाइड नहीं किया है, ऑन स्पॉट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड दे विल फिक्स दिस। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल, फुली और पार्टली, आप चाहेंगे तो आपके सारे डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटीज में, आप चाहेंगे तो आपके थोड़े से डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, और तीसरी कैटेगरी आपके डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डिबेंचर। It is very important aspect whenever you are going through in the market to purchase the debenture, then it is essential, it is utmost required that you should take care that originally this kind of condition and originally which kind of conditions are going on. Students, from last few days we are continuously uploading some videos on YouTube and we are getting a very warm response from your side, and definitely your suggestions are remarkable. It is further requested if you feel that any kind of improvement may be done by any manner, so definitely we will try to improve ourselves, but it will possible only by your suggestions. So please suggest us that how we can do it better. And one more important thing, that in India I am feeling majority of the members and some of the members are there in the capacity, those are not in the capacity to purchase even books, and even they are not in the capacity to go to school on daily basis because they need to work somewhere, as well as few of the students are in the capacity that they are not afford the tuition fees. So for the same purpose we had apply this channel, and if any kind of content you are unable to understood, then please go through with this channel and try to learn these concepts easily. In case you want to suggest anything, then definitely I receive and I invite your suggestions to improve this. Please go through these channels continuously, and suppose you have any kind of trouble on any of the specific topic for 11th, 12th, BCom, MCom, any level regarding commerce, then give me an idea, I will give you the video for the particular topic content. So thanks students for watching this video. Please subscribe this and try to improve and try to suggest us with what suggestions may be there to get it more better and useful. Thank you students for watching this class. Thank you.